मेरी अम्मा बाबा के कमरे में नहीं सोती थी। जिस दिन वो बाबा के कमरे में सोती थीं, इस दिन अम्मा रोती हुई बाहर निकलती थी। एक दिन अम्मा सो रही थीं और मैंने अम्मा की चादर ली और बाबा के कमरे में चली गई। फिर बाबा ने मेरे साथ जो किया ये सोच कर कि मैं अम्मा हूं वो तुम्हारी रूह को कांपने पर मजबूर कर देगा। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने अम्मा को सिसकियां लेते देखा। वो मेरे बिस्तर के पास बैठी हुई थीं और बुरी तरह रो रही थी। अपनी माँ को इस हाल में देखकर मेरा दिल हमेशा डूब जाता था, लेकिन अगर मैं चाहती भी तो मैं कभी उनसे कुछ पूछ ना पाती थी। अक्सर सुबह के वक्त अम्मा की हालत ऐसी होती थी। कुछ अरसा पहले मैंने एक बार अम्मा से पूछा था, वो सुबह सवेरे अब्बा के कमरे से बाहर क्यों रोती हुई निकलती हैं। अम्मा ने बगैर कोई जवाब दिए मुझे डांट दिया। जब भी अम्मा उनके कमरे से बाहर आती, अम्मा की शक्ल बहुत अजीब होती थी। उनके बिखरे हुए बाल और चांदी जैसे बाल एक अजीब कहानी सुना रहे होते थे। ये सिलसिला कुछ अरसा पहले शुरू हुआ था और जैसे जैसे मेरी समझ बढ़ रही थी, ये सब मेरे लिए बहुत गैर मामूली होता जा रहा था। मेरे अंदर एक सवाल ने जन्म लिया था। मेरे वालिद रात भर मेरी माँ के साथ किया करते हैं। इस सवाल ने मुझे बेचैन कर दिया था। मैं 15 साल की थी और अब मैं बहुत सी चीज़ें अच्छी तरह समझने लगी थी। अम्मा का रोना और उनका चेहरा सुर्ख हो जाना मुझे किसी बुरी बात का इशारा देता था। लेकिन हैरानकुन बात यह थी कि जब अम्मा कमरे से बाहर आती तो वो रो रही होती थीं, और जब अब्बा कमरे से निकलते तो उनके चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट होती थी और उन्हें देखकर लगता था जैसे वो बहुत जवान है। वो कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहते जैसे वो बहुत खुश हों। अम्मा की हालत ऐसी थी कि अब्बा के कमरे से निकलने के बाद वो दोबारा उनके सामने जाने से हिचकिचाती थी। वो उनका नाश्ता मेरे जरिए उनके कमरे में भेजती और खुद हर वक्त बावर्ची खाने में खड़ी रहती और रोती रहती, बाथरूम में बंद हो जाती। अम्मा की हालत देखकर मुझे बहुत दुख होता था। मैं 10वीं जमात की तालिबा थी और अब्बा को नाश्ता देने के बाद मैं स्कूल के लिए घर से निकल जाती थी, लेकिन हर वक्त अम्मा की तस्वीर मेरे ज़हन में रहती थी। ख़यालात उधर उधर भटकते रहते थे। मैंने कभी अब्बा को सुबह के वक्त परेशान बेचैन नहीं देखा। वो हमेशा बहुत इत्मीनान से नाश्ता करने बैठते और उनका चेहरा बहुत खुश नजर आता, जबकि अम्मा को देखकर लगता था कि अभी कुछ भी हो सकता है। अक्सर नाश्ता तैयार करते वक्त मैं अम्मा के जिस्म को कांपते देखती। मेरा दिल चाहता था कि माँ से पूछूं, अब्बा रात को उनके साथ किया करते हैं कि वो इतना बुरा महसूस करती हैं, लेकिन अब्बा का नाम सुनते ही अम्मा के चेहरे पर खौफ छा जाता था। अम्मा हर रात अब्बा के कमरे में सोने नहीं जाती थीं, बल्कि वो मेरे साथ सोती थीं। कभी कभार अब्बा ज़बरदस्ती उन्हें अपने कमरे में ले जाते और अम्मा इनकार करने की कोशिश करती, लेकिन अब्बा उनकी बात न मानते। अब्बा का लहजा प्यार इतना मीठा होता कि देखने वाला हैरान रह जाता, लेकिन मैं अच्छी तरह जानती थी कि अब्बा कमरे में ले जाकर अम्मा के साथ ज़रूर कुछ गलत करते थे। ये किसी भी बच्चे के लिए नाकाबिल बर्दाश्त होता कि वो अपनी माँ को रोते और दर्द में तड़पते देखे। ये बहुत मुश्किल काम था और मैं ऐसी ही सूरत हाल में थी। ना मैं अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे पा रही थी, ना घर में रहने को दिल चाहता था। मेरा दिल चाहता था कि मैं किसी भी कीमत पर अपनी माँ को अब्बा के कमरे में न जाने दूं, लेकिन मैं अब्बा को किसी भी तरह इनकार ना कर पाती। अब्बा मेरे सामने अम्मा के साथ बहुत प्यार से पेश आते थे। घर का माहौल मुझ पर इतना असरअंदाज हुआ कि मैं 10वीं जमात के इम्तिहान में बुरी तरह नाकाम हो गई। मैंने नतीजा अम्मा और अब्बा को नहीं बताया, लेकिन मेरी दोस्त जुहा हैरान थी क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी और ज़हीन थी। वो बार बार मुझसे पूछती रही कि मेरी तवज्जो कहाँ थी। मैंने इसे अम्मा और अब्बा के बारे में बताया। जुहा ने अचानक मुझसे पूछा, तुम्हारे अब्बा अंग्रेज़ी फिल्में नहीं देखते? मैं हैरान हो गई। मूसीक़ी? अम्मा मुझे बताती थीं कि वो दोनों बचपन में एक साथ रहते थे। फिर अबरार अंकल दुबई चले गए और अम्मा की शादी अब्बा से हो गई। अम्मा की शादी को 17 साल हो चुके थे और मैं उनकी इकलौती बेटी थी। कुछ अरसा पहले तक शायद सब कुछ ठीक था। शायद मैं छूटी और नादान थी, लेकिन कुछ अरसे से मैं अम्मा की हालत को अच्छी तरह समझने लगी थी। मुझे पता चल गया था कि मेरे वालिद अच्छे आदमी नहीं थे। वो मेरी माँ की परेशानियों की वजह थे और इस बात ने मेरे दिल में अपने वालिद के लिए नफरत पैदा कर दी थी। अम्मा की अबरार अंकल से बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो 1 साल पहले पाकिस्तान वापस आए थे और अक्सर अम्मा से मिलने आते थे, लेकिन अम्मा को उनकी आमद पसंद न थी।
अबरार अंकल के जाने के बाद अम्मा अक्सर मुझसे कहती कि अगर तुम्हारे अब्बा को पता चल गया कि अबरार मिलने आता है तो बहुत बुरा होगा। मैं अम्मा को तसल्ली देती कि अब्बा को कैसे पता चलेगा। अब्बा सुबह काम पर जाते हैं और रात को ही घर वापस आते हैं। मुझे अबरार अंकल बहुत अच्छे लगते थे। वो हमेशा आते और अम्मा को अच्छे मूड में छोड़ जाते। वो मेरे लिए बहुत सारा खाना भी लाते थे। अब्बा की आमदनी इतनी कम थी कि घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल था। मुझे नहीं पता कि अम्मा अब्बा जैसे जालिम इंसान के साथ जिंदगी कैसे गुजार रही थी। रात को मैंने अपने और अम्मा के लिए बिस्तर लगाया और अम्मा के साथ सो गई। मैंने आंखें बंद की और सो गई। थोड़ी देर बाद अब्बा मेरे कमरे में आए। अम्मा मेरे साथ लेटकर सोने की तैयारी कर रही थी। अब्बा ने उनसे कहा कि वो उनके साथ आएं, लेकिन अम्मा ने धीमी आवाज में इनकार कर दिया। मैंने आंखें नहीं खोली। मैं सुनना चाहती थी कि अब्बा अम्मा से क्या कहते हैं। चलो नूरी, मैं तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करूंगा। मैं वादा करता हूं। अब्बा की आवाज मेरे कानों तक पहुंची, जिसमें प्यार की मिठास थी। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। तुम हमेशा यही कहते हो। अम्मा ने एक बार फिर इनकार किया। अब तुम्हें सोचना चाहिए कि हमारी एक जवान बेटी है। वो सवाल पूछने लगी है, लेकिन तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अम्मा ने धीमी आवाज में अब्बा को जवाब दिया। अब्बा ने जबरदस्ती अम्मा का हाथ पकड़ा और उन्हें उठाकर अपने साथ ले गए। मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। मुझे नहीं पता था कि अब्बा अम्मा के साथ किया करते थे। जुहा की अंग्रेजी फिल्म वाली बात भी मेरे जहन में अटक गई थी। 2 घंटे गुजर गए लेकिन अम्मा वापस न आईं। मैं पानी पीने के लिए कमरे से निकलकर किचन में गई। थोड़ी देर बाद अम्मा मेरे पीछे आ गईं। मैंने अम्मा की तरफ गहरी नज़र से देखा, जिनके बाल बिखरे हुए थे। जो चीज़ मुझे चौंका देने वाली थी वो अम्मा की कमीज की फटी हुई आस्तीन थी। अम्मा ने मेरी नज़र को भांप लिया। अम्मा ने फौरन अपना दोपट्टा ठीक किया। अम्मा ने मेरे सामने अच्छा जोड़ा पहना हुआ था, लेकिन फिर अचानक अम्मा की आस्तीन कैसे फट गई। अम्मा मुझसे पूछ रही थीं कि मैं इतनी रात को क्यों जाग रही हूं। मैंने एक छोटा सा बहाना बनाया। मैंने झूठ बोला कि मैं भी पानी पीने के लिए उठी थी। अम्मा मेरे साथ वापस मेरे कमरे में आ गईं। मैंने सोने के लिए आंखें बंद की, लेकिन मैं अम्मा की सिसकियों की आवाज़ सुन सकती थी। मेरा दिल चाहता था कि मैं उठकर अपनी अम्मा को तसल्ली दूं और अपने दिल के सारे सवाल जाहिर करूं, लेकिन मैं खामोशी से अपनी जगह लेटती रही। अब्बा सुबह सवेरे तैयार होकर कमरे से निकले जैसे वो कोई जवान लड़के हो। अब्बा की आमदनी कम थी, लेकिन अब्बा हमेशा खुश और मुस्कुराते रहते थे। वो हमेशा तैयार होकर काम पर जाते जैसे वो कोई अमीर आदमी हो। मैंने अपने वालिद की तरफ एक नज़र डाली, जिनसे मुझे अब भी नफरत थी। मैंने अब्बा के सामने उनका नाश्ता रखा और स्कूल चली गई। स्कूल में पूरा दिन भी मेरा ध्यान अम्मा की फटी हुई आस्तीनों पर था। स्कूल से वापसी पर मैं अबरार अंकल से मिला और जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। बगैर सोचे समझे मैं उनकी गाड़ी में बैठ गई। अबरार अंकल ने मुझे बगौर देखा और कहा, बताओ तुम्हारा क्या मसला है, तुम इतनी इधर उधर क्यों रहती हो। मैं इतनी जज्बाती हो गई कि मैंने सब कुछ अबरार अंकल को बता दिया। मेरे बात सुनकर अबरार अंकल ने कहा कि वो जानते हैं कि मेरे वालिद अच्छे आदमी नहीं हैं। तुम अपनी माँ को अपने वालिद से आज़ादी क्यों नहीं दिलवाते? कब तक तुम दोनों इसके जुल्म के चुकी में पिसूगी? अबरार अंकल ने बहुत प्यार से मुझे कुछ मशवरा दिया, जिसने मेरी रूह को कांपने पर मजबूर कर दिया। मैं अब्बा को छोड़ने का सोच भी ना सकती थी। अब्बा ने कभी मेरी तरफ बुलंद आवाज में बात भी नहीं की थी, तो मैं अब्बा को जालिम कैसे कह सकती थी। मुझे ये भी नहीं पता था कि अम्मा और अब्बा के दरमियान बंद दरवाजों के पीछे किया होता था। अबरार अंकल के बात सुनकर मैं ख्यालात के समंदर में डूब गई। बहुत सोचने के बावजूद मुझे अब्बा के बारे में कोई ऐसी बात याद न आई जिसकी वजह से मैं उन्हें जालिम कह सकूं। लेकिन अम्मा का दर्द और आंसू अब्बा को जालिम साबित कर रहे थे। अबरार अंकल मुझे स्कूल से लेकर घर आए। अम्मा खुद अंदर आईं। अम्मा हमें दोनों को देखकर खुश हुईं, इसलिए वो अपने कमरे में सोने चली गईं और अबरार अंकल अम्मा के पास बैठे रहे। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं हर वक्त अबरार अंकल की बातों के बारे में सोचती रही। 3 दिन गुजर चुके थे जब अम्मा अब्बा के कमरे में गई थीं, और पिछले 3 दिनों से अम्मा मेरे कमरे में मेरे साथ सो रही थी। जब भी अम्मा मेरे साथ रहती वो मुकम्मल तौर पर मुतमईन और खुश रहती थी।
अब्बा का रवैया हमेशा वही रहता था। जिस दिन वो अम्मा को अपने कमरे में ले जाते वो मामूल से ज्यादा खुश नजर आते थे। चौथे दिन अब्बा ने फिर अम्मा को अपने कमरे में ले लिया और मैं सारी रात बेचैनी से उधर उधर कुर्वीटें बदलती रही। जब अम्मा सुबह अब्बा के कमरे से बाहर आए तो वो ठीक से चल ना पा रही थी। वो मुश्किल से एक टांग घसीट कर चल रही थी। मैंने अम्मा से पूछा, अम्मा आपकी टांग को क्या हुआ? उन्होंने कहा, छोटी छोटी बातों पर ध्यान न दो और पूरी तवज्जो से पढ़ाई करो। अगर तुम्हारा 10वीं जमात का नतीजा अच्छा ना आया तो तुम्हारे अब्बा मुझे जिम्मेदार ठहराएंगे। अम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो हमेशा की तरह अब्बा के लिए नाश्ता बनाने किचन में चली गईं। वो किचन से बाहर ना आईं। अम्मा को नाश्ता देने के बाद मैं अब्बा के पास आई। जब मैंने उन्हें नाश्ता दिया तो अब्बा ने मेरी पढ़ाई के बारे में पूछना शुरू किया। अब्बा के लहजे में इतनी मिठास थी कि मैं अब्बा की दोहरी शख्सियत पर हैरान हो गई। अब्बा हरगिज सख्त अजालिम नजर न आते थे, बल्कि अम्मा की हालत चीख चीख कर अब्बा की जालमाना कहानी सुना रही थी। जब मैं अब्बा को नाश्ता देने गई तो अब्बा ने मेरी पढ़ाई के बारे में पूछना शुरू किया। मैंने अब्बा से कहा कि मैं अम्मा के बगैर सो नहीं सकती और उन्हें रात को माँ को अपने कमरे में नहीं बुलाना चाहिए, मेरे लिए कुछ करना चाहिए। ये सुनकर अब्बा मुस्कराए और कहा कि कभी कभार वो तुम्हारी माँ को अपने पास बुलाते हैं। मेरा भी तुम्हारी माँ पर कुछ हक है और मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। अब्बा की बातें सुनकर मेरा खून खौल उठा, क्योंकि मैं उनका प्यार हर रोज देखती थी, लेकिन मैं अब्बा को ज़बानी तौर पर कायल करने का सोच भी ना सकती थी। इसलिए मैं खामोशी से स्कूल चली गई। स्कूल में सबक पढ़ाते वक्त उस्ताद हमें बता रहे थे कि कभी भी पूरी सच्चाई जाने बगैर कोई फैसला नहीं करना चाहिए। आधा सच हमेशा बहुत खतरनाक होता है, जो इंसान को बर्बाद कर देता है। उस्ताद की बातें ने मेरे ज़हन में एक नई खिड़की खोल दी। मैंने फैसला किया कि मैं अब्बा के बारे में पूरी सच्चाई जानूंगी और फिर अपनी माँ को अब्बा से आज़ाद करवाऊंगी। अबरार अंकल ने मुझसे वदा किया था कि वो हर वक्त मेरी मदद के लिए तैयार रहेंगे। मेरी और मेरी माँ की कद-ओ-कामत एक जैसी थी। मैं 15 साल की थी, लेकिन बिल्कुल अपनी माँ जैसी थी। अगली रात मैंने खुद अम्मा को नींद की गोलियां देकर सुला दिया और मैंने अपनी माँ की चादर ओढ़कर अब्बा के कमरे में चली गई। अब्बा के कमरे की लाइट्स बंद थीं और एक छोटा सा बल्ब जल रहा था। अंधेरे की वजह से अब्बा ने मुझे अम्मा समझ लिया। मैं खुशकिस्मत हूं कि नूरी आज खुद मेरे कमरे में आई है, अब्बा ने बहुत खुशी से ये कहा और मेरे करीब आए और मेरे कंधों से पकड़कर मुझे अपने पास बिठा लिया। जैसे ही मैं अब्बा के पास बैठी मेरी रूह गुम हो गई। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है, लेकिन आज मैं पूरी सच्चाई जानना चाहती थी। अब्बा ने बहुत प्यार से कहा, नूरी बेटी जवान हो रही है। ये कहते हुए वो मुझसे इतनी दूर हो गई है कि मुझे तुम्हें जबरदस्ती अपने कमरे में बुलाना पड़ता है। तुम पर भी मेरा कुछ हक है। मैं मानता हूं कि हमारी बेटी जवान हो रही है, लेकिन वो इतनी छूटी नहीं कि ये ना सोचे कि जब वालिदैन एक कमरे में एक साथ रहते हैं तो वो सारा दिन काम करने के बाद थक जाते हैं। अब मेरे साथ सुकून से सो जाओ। मैं तुम्हें अपने करीब देखकर खुश हूं। अब्बा मेरा चेहरा अंधेरे की वजह से नहीं देख पा रहे थे और अब्बा ने खुद मुझे अपने तकिए पर लुटाया। उन्होंने बहुत आहिस्ता से ये कहा। आहिस्ता आहिस्ता वो मेरे कान के करीब आए और बात करने लगे। वो कह रहे थे कि उन्होंने अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा बचाया है जिससे वो मेरी शादी करेंगे। इसके बाद जो अब्बा ने कहा वो मुझे चौंका देने वाला था। वो कह रहे थे, मैं जानता हूं कि अबरार ने एक बार फिर हमारे घर आने की कोशिश की है, लेकिन नूरी मैं तुम्हें बताता हूं कि वो शख्स अच्छा नहीं है, ना उसके इरादे अच्छे हैं। इसने पहले भी एक बार तुम्हें तबाह करने की कोशिश की थी और अब हमारे घर में एक बेटी है। इसलिए तुम्हें होशियार रहना चाहिए। अब्बा को अब तक नहीं पता था कि मैं अम्मा नहीं उनकी बेटी हूं। अब्बा बहुत आहिस्ता से मेरे बालों को सहला रहे थे और कुछ देर बाद अब्बा सो गए। मैं अब्बा के पास काफी देर तक लेटी रही, लेकिन अब्बा गहरी नींद में थे। मैं खामोशी से उठकर कमरे से बाहर आ गई। अब्बा ने कुछ भी नहीं किया था जिससे मुझे कुछ समझ आ सके। ताहम मेरे दिल में अबरार अंकल और अम्मा के बारे में कई सवाल उठ चुके थे। अगली सुबह अब्बा हर रोज की तरह उठे। उनका चेहरा वैसा ही था जैसा अम्मा के साथ रात गुजारने के बाद होता था। मैं खामोशी से अब्बा को देख रही थी, लेकिन मुझे अब्बा के रवैये में कोई तब्दीली नजर न आई। जब मैं स्कूल से वापस आई तो अबरार अंकल की गाड़ी घर के बाहर खड़ी थी।
मैं हमेशा दौड़ से सलाम करके घर में दाखिल होती थी, लेकिन आज मैं चूर की तरह चुपके से घर में दाखिल हुई। अम्मा और अबरार अंकल मेरे कमरे में एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। उन्हें मेरी मौजूदगी का इल्म न था। जो कुछ मैंने अपने कानों से सुना वो सुनकर मैं दंग रह गई। मैं ये सोच भी ना सकती थी कि जो कुछ मैं जाने के लिए बेताब थी वो इतना खौफनाक था। अम्मा मुस्कराकर अबरार अंकल से कह रही थीं कि उन्होंने अपनी बेटी के दिल में इसके वालिद के खिलाफ नफरत के बीज बो दिए हैं, और अब वो दिन दूर नहीं जब मेरी बेटी अपने वालिद के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। वो बूढ़ा आदमी मुझे जबरदस्ती इस रिश्ते में बांध कर रखता है, लेकिन अब मैं आज़ादी चाहती हूँ। वो मुझे कमरे में ले जाता है और मेरे साथ बातें करते करते सो जाता है, लेकिन जैसे ही मैं बाहर जाती हूँ मैं खुद अपनी शक्ल बिगाड़ लेती हूँ। मैंने गुड़िया के दिल में ये बात पुख्ता कर दी है कि इसका बाप मुझ पर जुल्म करता है। एक दिन मैंने खुद अपनी कमीज की आस्तीन फाड़ दी। मैं चाहती हूँ कि जब मैं इस बूढ़े से आज़ादी मांगूं तो मेरी बेटी मेरा सहारा बने और मुझे अपनी गुड़िया को छोड़कर इस घर से न जाना पड़े। गुड़िया खुद दुनिया को अपनी मासूमियत और अपने बाप के जुल्म की कहानी सुनाएगी, और मैं गुड़िया को साथ लेकर तुम्हारी जिंदगी में शामिल हो जाऊंगी। अबरार अंकल हंसने लगे और कहा कि हाँ, मैंने भी गुड़िया से कहा है कि जब भी इसे मेरी मदद की ज़रूरत हो मैं आऊँगा। अम्मा ने अबरार अंकल से कहना शुरू किया, तुम मुझे पहले की तरह धोखा न देना। पहले भी तुमने मुझे बीच राह छोड़ दिया था और चले गए थे। इस बार भी मेरे खावंद ने मुझे मुआफ़ किया और अपना लिया। अबरार अंकल ने अम्मा का हाथ पकड़ा और कहा, मैंने तुम्हारा हाथ बड़ी मजबूरी में छोड़ा था, क्योंकि मेरे घर वाले इस बात के बिल्कुल खिलाफ थे कि मैं एक शादीशुदा औरत के साथ ताल्लुक़ रखूं। अब कोई मुझे रोकने वाला नहीं है। मैं तुमसे और तुम्हारी बेटी से पूरे दिल से मोहब्बत करता हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि गुड़िया को ये सच न पता चले कि इसका बाप जालिम नहीं है, बल्कि हम इसे जालिम साबित करना चाहते हैं। सिर्फ गुड़िया ही हमें मिला सकती है। अम्मा ने अबरार अंकल को यकीन दिलाया कि सब कुछ उनके मंसूबे के मुताबिक होगा। दोनों मुस्कुराते हुए गिर पड़े और मेरे पांव तले जमीन निकल गई। मेरी मां न सिर्फ मुझे बल्कि मेरे वालिद को भी धोखा दे रही थी। वो मेरे बाप के घर में एक अजनबी से मिलती थी और एक नए रिश्ते की मंसूबा बंदी कर रही थी। मुझे अब्बा की बातें याद आईं कि अबरार ने पहले भी हमारा घर तबाह करने की कोशिश की थी। मुझे बहुत कुछ पता चल चुका था, इसलिए मैं कमरे में दाखिल हो गई। अम्मा और अबरार अंकल मुझे देखकर चौंक गए, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने अपना गुस्सा संभाल लिया। अबरार अंकल ने मेरे तरफ एक चॉकलेट फेंकी। चॉकलेट लेने के बजाय मैंने अम्मा के चेहरे की तरफ देखा और सख्त लहजे में कहा, अम्मा, आपको मुझे बताना होगा कि आपका अब्बा के साथ क्या मसला है। अम्मा को पता था कि उनका झूठ पकड़ा गया है, इसलिए बगैर किसी हिचकिचाहट के अम्मा ने मुझे पूरी सच्चाई बता दी। अम्मा शादी से पहले अबरार अंकल से मोहब्बत करती थीं, लेकिन उनसे शादी करने के बजाय अबरार अंकल ने दुबई जाकर काम करने को तरजीह दी और अम्मा की मोहब्बत को छोड़ दिया। बचपन की मोहब्बत ने अपना रंग हल्का ना होने दिया और अबरार अंकल की मोहब्बत का रंग अम्मा के दिल में बाकी रहा। अम्मा के घर वालों ने अम्मा के लिए अब्बा को पसंद किया। अम्मा जवान और खूबसूरत थीं, जबकि अब्बा उनसे 10 साल बड़े थे, और अब्बा का हुलिया और शक्ल व सूरत बहुत अच्छी थी, जबकि अबरार अंकल बहुत खूबसूरत थे। अम्मा के लिए अब्बा सिर्फ और सिर्फ घर वालों की ख्वाहिश की वजह से उनके साथ थे, और अम्मा ने घर वालों के दबाव पर अब्बा से शादी की, लेकिन वो कभी दिल से अब्बा को कबूल न कर सकी। ये ज़बरदस्ती का रिश्ता अम्मा के लिए एक बोझ था, लेकिन अम्मा इस रिश्ते को घसीट रही थीं, क्योंकि शादी के 1 साल बाद ही मैं अम्मा की गोद में आ गई थी। अम्मा की शादी के 8 साल बाद अबरार अंकल कुछ वक्त के लिए दुबई से वापस आए। अम्मा को देखकर उनके जज्बात फिर से भड़क उठे। अम्मा भी अपनी बचपन की मोहब्बत और अपने जज्बात के हाथों मजबूर होकर अबरार अंकल से चुपके चुपके मिलने लगी। लेकिन चंद दिनों में अम्मा की ताई को इस बात का पता चल गया और उन्होंने पूरे खानदान ने मेरी माँ की बदनामी शुरू कर दी। अब्बा अम्मा से सच्चा प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने अम्मा को बदनामी से बचाया और इस पूरी कहानी को ताई की तरफ से झूठ करार दिया। जब अब्बा ने अम्मा का साथ दिया तो पूरा खानदान खुद ब खुद खामोश हो गया। ताई अम्मा का कुछ न बिगाड़ सकें, लेकिन उन्होंने अबरार अंकल के साथ सख्ती की और उन्हें ज़बरदस्ती वापस भेज दिया। मोहब्बत का जज्बा जो एक धब्बे की तरह दब गया था, 1 साल पहले अबरार अंकल ने फिर से जिंदा कर दिया। अबरार अंकल मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान आ गए थे और एक बार फिर वो अम्मा के लिए दीवाने हो गए। अम्मा को अब्बा पहले दिन से पसंद ना थे
और हमारे हालात भी बहुत अच्छे न थे। हालांकि अबरार अंकल के पास दुबई से पैसा था और अम्मा के लिए अब्बा को छोड़ना मुश्किल न था, लेकिन असल मसला ये था कि अब्बा मुझसे बहुत प्यार करते थे और अम्मा मेरे बगैर नहीं रह सकती थी। इसलिए अम्मा ने जानबूझकर ये पूरा खेल रचाया और मेरे सामने अब्बा का किरदार बदनाम किया। वो हमदर्दी जमा करके मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी। इसलिए अम्मा ने जानबूझकर अब्बा को जालिम साबित किया और खुद को मजलूम बनाकर रहने लगे। इस सारे वक्त में ये सोचती रही कि अब्बा ने कभी हमसे बुलंद आवाज में बात भी नहीं की, तो वो बंद कमरे में अम्मा पर जुल्म कैसे कर सकते हैं। मैंने अम्मा से साफ साफ कहा कि अगर आप उनके घर जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं, लेकिन मैं अपने मासूम और वफादार बाप को नहीं छोड़ सकती। अबरार अंकल जब अपने पहले अम्मा को अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी दी थी, तो अब तीसरी बार मेरी जिम्मेदारी क्यों नहीं देते। अम्मा ने उन्हें एक बार छोड़ दिया था, मुझे नहीं पता कि मैं तीसरी बार उनसे क्या तवक्को कर रही थी। आज पहली बार मैंने अबरार अंकल की आंखों में सिर्फ हवस देखी और मैं जानती थी कि इस हवस को पूरा करने के बाद अम्मा उनके लिए किसी काम की नहीं होंगी। अम्मा ने मुझे मुस्तकबिल के मीठे ख्वाब दुखाकर उनके साथ जाने और अब्बा को छोड़ने पर मजबूर किया, लेकिन ये मेरे लिए इतना आसान न था। लेकिन मेरे अब्बा मेरे लिए सब कुछ थे। अगर पूरी सच्चाई मेरे सामने न आती तो शायद मैं कोई गलत फैसला कर लेती, लेकिन मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना। अम्मा अबरार अंकल के साथ जाने के लिए तैयार थीं, लेकिन जब अबरार अंकल ने देखा कि मैं उनके कंट्रोल में नहीं आऊंगी और अम्मा के साथ नहीं जाऊंगी, तो उन्होंने एक बार फिर अब्बा से अलग होकर अम्मा को छोड़ दिया। अम्मा को पता चल गया था कि अबरार अंकल हमारे घर अम्मा के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए आ रहे थे। वो बहुत चालाक और मक्कार इंसान थे। उन्होंने मेरी माँ की मोहब्बत को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने का सोचा था। जब अम्मा को एहसास हुआ कि वो अपने जज्बात में बहकर बहुत बड़ा नुकसान करने जा रही थीं, अगर अम्मा और मैं उनके साथ चली जाती तो वो मेरी इज्जत को इसी तरह पामाल कर देते जैसे ताई ने अम्मा की इज्जत खराब करने की कोशिश की थी। मुझे नहीं पता कि हम माँ बेटी का कौन सा नेक अमल था जिसने हमें अबरार अंकल के चुंगल से बचाया। जब अब्बा रात गए घर वापस आए तो अम्मा ने खुद अब्बा के लिए खाना ऑर्डर किया और अपना बिस्तर भी अब्बा के कमरे में लगाया। अब्बा की खुशी देखने के काबिल थी। अब्बा वाकई अम्मा से बहुत प्यार करते थे और उनका प्यार ही था कि उन्होंने आज तक अम्मा की गलतियों को छुपाया था। कई सालों में पहली बार उन्होंने अपनी गलतियों का एहसास किया और अब्बा को दिल से कबूल किया। अगली सुबह अब्बा और अम्मा कमरे से हंसते मुस्कुराते बाहर आए और मेरा दिल खुशी से भर गया। मुझे एक ठंडक सी महसूस हुई। कभी कभार हम मोहब्बत के नाम पर धोखा खा जाते हैं कि हम किसी को मुंह दुखाने के काबिल नहीं रहते। असली मोहब्बत शादी के बाद ही होती है, जिसमें लोग एक दूसरे के कपड़े बन जाते हैं और एक दूसरे की खामियां छुपाते हैं। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें। बरा करम इसे लाइक और शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही मज़ीद कहानियों की नोटिफिकेशन मिले। तब तक अपना ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।